एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस रात में ले जाइए जहां हर सांस एक जंग बन चुकी थी। रात के ठीक 2 बजे बज रहे हैं। आसमान में कोई चांद नहीं है, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अनगिनत ठंडे सितारे हैं जो दूर से इस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं। नीचे अटलांटिक महासागर का काला पानी है जिसका तापमान 0 से भी नीचे करीब -2 डिग्री सेल्सियस है। आप उस बर्फ जैसे जमे हुए पानी में तैर नहीं रहे बल्कि तड़प रहे हैं। आपके हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और आपके ठीक आसपास 1500 लोग अपनी आखिरी सांसों के लिए जूझ रहे हैं। कोई अपनी मां को पुकार रहा है, कोई अपने बच्चे को सीने से लगाए डूब रहा है और कोई भगवान से एक आखिरी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। लेकिन इस अंधेरे में कोई चमत्कार नहीं होता, यहां सिर्फ मौत होती है। कुछ ही मिनटों में ये हजारों चीखें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो आपकी रूह तक को जमा दे। यही वो रात थी जब इंसान का सबसे बड़ा घमंड प्रकृति के सामने टूट गया। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर एक अलग ही माहौल था। लोग खुशी से झूम रहे थे, कैमरे चमक रहे थे और हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी थी, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी तकनीक का घमंड था। एक ऐसा दावा कि अब इंसान ने प्रकृति को भी हरा दिया है। इसके अंदर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थी, भव्य डाइनिंग हॉल, शानदार झूमर, स्विमिंग पूल, जिम और यहां तक कि लाइब्रेरी भी। फर्स्ट क्लास के यात्री दुनिया के सबसे अमीर लोग थे जो इस सफर को एक शाही अनुभव की तरह जी रहे थे। वहीं नीचे जहाज के निचले हिस्से में 3rd क्लास के हजारों लोग थे, गरीब मजदूर जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर इस जहाज पर सवार हुए थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उम्मीद थी और कभी-कभी उम्मीद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस विशाल जहाज की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में थी जिसे समंदर का बादशाह कहा जाता था। 40 साल का अनुभव, सैकड़ों सफल यात्राएं और ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली थी। जहाज पर करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें 900 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। बच्चे डेक पर खेल रहे थे, अमीर लोग शैंपेन के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और गरीब लोग नीचे अपने छोटे छोटे सपनों में खुश थे। जहाज 22.5 नॉट्स की रफ्तार से अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। 4 दिन तक सब कुछ किसी सपने जैसा था। कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, बस खुशी और उम्मीद। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी तबाही से पहले सब कुछ बहुत शांत होता है और यही शांति उस रात आने वाले तूफान की सबसे खतरनाक निशानी थी। 14 अप्रैल 1912 रात का समय। तापमान अचानक गिरने लगा था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आसमान में चांद नहीं था और समंदर एकदम शांत था, इतना शांत कि जैसे वो खुद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। ये शांति सामान्य नहीं थी, ये उस खौफनाक पल से पहले की खामोशी थी जब सब कुछ बदलने वाला था। जहाज को कई चेतावनी संदेश मिल चुके थे कि आगे बर्फ की चट्टानें हैं, लेकिन फिर भी जहाज अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसे अडूब कहा गया था, अनसिंकेबल। यह विश्वास इतना मजबूत था कि किसी ने खतरे को गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन कभी-कभी इंसान का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उस रात जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़े गार्ड की नजर अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आंखें हर तरफ दौड़ रही थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे सामने कुछ सफेद सा है। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा वो सफेद चीज बड़ी होती गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत खतरे की घंटी बजाई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कोई छोटा सा पत्थर नहीं था, वो एक विशाल बर्फ की चट्टान थी, एक आइसबर्ग जो इस पूरी कहानी का रुख
हमेशा के लिए बदलने वाला था और अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 11:40 बज चुके थे और अंधेरे में खड़े उस गार्ड की आंखें अब यकीन और डर के बीच फंस चुकी थी। सामने जो सफेद धुंधला सा आकार दिख रहा था वो अब साफ हो चुका था। एक विशाल आइसबर्ग, बर्फ का ऐसा पहाड़ जो पानी के ऊपर जितना दिख रहा था उससे कई गुना ज्यादा नीचे छिपा हुआ था। उसकी ऊंचाई किसी इमारत से कम नहीं थी और उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उससे बच निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। गार्ड ने बिना एक सेकंड गवाए खतरे की घंटी को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने फोन उठाकर चिल्लाते हुए कहा, आइसबर्ग ठीक सामने। ब्रिज पर खड़े ऑफिसर्स एक पल के लिए जम गए। ये वो खबर थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब वक्त सोचने का नहीं, करने का था। उस एक चेतावनी ने पूरे जहाज की किस्मत बदल दी थी और अब अगले कुछ सेकंड ही तय करने वाले थे कि 2200 लोगों का भविष्य क्या होगा। ब्रिज पर खड़े फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डक ने तुरंत आदेश दिया, हार्ड स्टारबोर्ड, यानी जहाज को पूरी ताकत से बाईं ओर मोड़ो। उसी समय इंजन रूम को सिग्नल भेजा गया, फुल रिवर्स। लेकिन यह कोई छोटी नाव नहीं थी, ये RMS टाइटैनिक था। 46,000 टन वजनी एक दैत्य जो अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। इतनी भारी चीज को अचानक मोड़ना या रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। जहाज धीरे धीरे मुड़ने लगा, लेकिन आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। ब्रिज पर खड़े हर इंसान की सांसें थम चुकी थी। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे और फिर एक खौफनाक लोहे को चीर देने वाली आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। वो टक्कर कोई फिल्मी धमाका नहीं थी, बल्कि एक लंबी खुरदुरी आवाज थी, जैसे कोई विशाल नाखून लोहे की दीवार को धीरे धीरे चीर रहा हो। आइसबर्ग जहाज के दाहिने हिस्से को छीलता हुआ पीछे निकल गया। ऊपर खड़े कई यात्रियों को सिर्फ हल्का सा झटका महसूस हुआ, लेकिन नीचे जहाज के पेट में तबाही शुरू हो चुकी थी। जैसे ही टक्कर हुई, जहाज के निचले हिस्से, बॉयलर रूम और कार्गो सेक्शन में बर्फ जैसा ठंडा पानी तेज रफ्तार से घुसने लगा। वो कोई साधारण रिसाव नहीं था, वो एक सुनामी की तरह अंदर आ रहा था। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि लोहे के मोटे दरवाजे भी कांपने लगे। कुछ ही मिनटों में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भरने लगे। जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को तुरंत नीचे बुलाया गया। उन्होंने जब अपने सामने यह मंजर देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने नक्शा निकाला, नुकसान का अंदाजा लगाया और कुछ गणित किया। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो जानते थे कि ये जहाज कितनी मार झेल सकता है और अभी जो हुआ था वो उस सीमा से कहीं आगे था। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर आकर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, कैप्टन, ये जहाज अब नहीं बचेगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे हैं। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। अनसिंकेबल कहे जाने वाला जहाज अब डूबने वाला था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, पूरे जहाज पर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खबर फैलने लगी, जहाज डूब रहा है। कैप्टन ने तुरंत लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक और कड़वा सच सामने आया। जहाज पर 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20, और उनमें भी मुश्किल से 1178 लोग ही बैठ सकते थे। यानी आधे से ज्यादा लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक फैसला था। जहाज की खूबसूरती बचाने के लिए कम लाइफ बोट्स रखी गई थी। अब उसी फैसले की कीमत सैकड़ों जिंदगियों को चुकानी थी। डेक पर अफरा तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे पहले का नियम लागू किया गया। पतियों को अपनी पत्नियों से अलग किया जा रहा था। बच्चे अपने पिता का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। हर कोई जानता था कि ये विदाई आखिरी हो सकती है, और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्दनाक था। जहाज के ऊपर जहां अमीर लोग लाइफ बोट्स में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं नीचे
थर्ड क्लास के लोगों के लिए हालात और भी भयावह थे। उनके रास्तों पर लोहे के भारी गेट लगे हुए थे, जिन्हें सुरक्षा और नियमों के नाम पर बंद रखा गया था। जब नीचे पानी भरने लगा तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद थे। वे चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अपने बच्चों को सीने से लगाए मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी, या शायद पहुंच भी रही थी तो अनसुनी की जा रही थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानियत की सबसे कड़वी सच्चाई थी, जहां अमीरी और गरीबी का फर्क मौत के सामने भी खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग गेट तोड़ने की कोशिश में घायल हो गए, कुछ वहीं फंसकर पानी में डूबने लगे। ऊपर डेक पर कुछ लाइफ बोट्स आधी खाली ही नीचे उतारी जा रही थीं, डर के कारण, अफवाहों के कारण। और इसी बीच जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा, जैसे मौत अब खुलकर सामने आ रही हो। रेडियो रूम में बैठे वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स बिना रुके मदद के सिग्नल भेज रहे थे। एसओएस, एसओएस। उनकी उंगलियां लगातार टाइप कर रही थीं। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और जिम्मेदारी थी। आसमान में फ्लेयर्स छोड़े जा रहे थे, तभी कोई जहाज उन्हें देख सके। दूर कहीं एक जहाज, कैलिफोर्नियन, इतना पास था कि वो मदद कर सकता था, लेकिन गलतफहमी में उन्होंने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। ये शायद उस रात की सबसे दुखद गलतियों में से एक थी। अगर वो जहाज आता तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन अब हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। जहाज का झुकाव बढ़ रहा था, लोग फिसलने लगे थे, और ठंडा पानी धीरे धीरे हर हिस्से को अपने कब्जे में ले रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही देर में ये जहाज पूरी तरह से मौत के समंदर में समाने वाला था। रात अब 1:30 बजा चुकी थी, और आरएमएस टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी के अंदर जा चुका था। जहाज अब एक अजीब से कोण पर झुक गया था, जिससे डेक पर खड़े लोगों का संतुलन बिगड़ने लगा था। ठंडी हवा अब चाकू की तरह चेहरे को काट रही थी, और नीचे से उठता बर्फ जैसा पानी धीरे धीरे हर उस जगह को निगल रहा था जहां कुछ देर पहले तक जिंदगी थी। लोग अब समझ चुके थे, ये अंत है। कोई भाग नहीं रहा था, क्योंकि अब भागने के लिए जगह ही नहीं बची थी। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी आखिरी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। वहीं कुछ लोग पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे, चीख रहे थे, अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। ये वो पल था जब इंसान के अंदर का हर डर। रात के 2:10। जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह हवा में उठ चुका था। 46,000 टन का वो लोहे का दैत्य अब किसी खड़े पहाड़ जैसा दिख रहा था। जो लोग अभी भी उस पर फंसे थे, वे नीचे काले समंदर की गहराई को देख रहे थे, जहां सिर्फ मौत थी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, लोहे के फटने की, जैसे धरती खुद 2 टुकड़ों में बट रही हो। जहाज का स्ट्रक्चर अपने ही वजन को झेल नहीं पाया, और एक जोरदार धमाके के साथ आरएमएस टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह असलियत थी, कच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली। आगे का हिस्सा तेजी से समंदर में समा गया, जबकि पिछला हिस्सा कुछ सेकंड के लिए सीधा खड़ा रहा, जैसे वो भी जीना चाहता हो। लेकिन 2:20 पर वो भी धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। उस पल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज इतिहास बन चुका था। जैसे ही जहाज गायब हुआ, असली डर शुरू हुआ। करीब 1500 लोग अब उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैर रहे थे। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, ऐसा तापमान जिसमें इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे देता है। शुरुआत में हर तरफ चीखें थीं, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कोई अपनी मां को पुकार रहा था, कोई अपने बच्चे को, कोई बस मदद के लिए चिल्ला रहा था। उनके शरीर पर लाइफ जैकेट्स थी, इसलिए वे डूब नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे मर रहे थे। हाइपोथर्मिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। पहले हाथ पैर सुन्न हुए, फिर आवाज धीमी हुई, और फिर सांसें रुकने लगी। 15 से 20 मिनट के अंदर वे हजारों चीखें धीरे धीरे कम होने लगी, और फिर एक एक करके सब कुछ शांत हो गया। वही समंदर जो कुछ देर पहले चीखों से गूंज रहा था, अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुका था। थोड़ी दूरी पर कुछ लाइफ बोट्स तैर रही थीं,
जिनमें अभी भी थोड़ी जगह खाली थी। उन बोट्स में बैठे लोग उस मंजर को देख रहे थे, अपने ही जैसे इंसानों को तड़पते हुए, मरते हुए। वे जानते थे कि अगर वे वापस जाते हैं तो शायद कुछ लोगों की जान बच सकती है, लेकिन उन्हें डर था। डर कि अगर डूबते हुए लोग उनकी बोट पर चढ़ गए तो बोट पलट सकती है और फिर सब मर जाएंगे। और इसी डर ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने वापस न जाने का फैसला किया। ये उस रात का सबसे कड़वा सच था, जहां डर ने इंसान को इतना स्वार्थी बना दिया कि उसने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले अपनी जान को चुना। उस ठंडे अंधेरे में लोग अकेले मर रहे थे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के। सुबह के करीब 4 बजे जब आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा, तब एक जहाज वहां पहुंचा, रेस्क्यू शिप। जब उसके क्रू ने सामने का मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समंदर एकदम शांत था, लेकिन उसकी सतह पर सैकड़ों लाशें तैर रही थीं। लोगों के शरीर बर्फ की तरह जम चुके थे। उनके चेहरे पर आखिरी डर साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर जमे हुए थे, जैसे आखिरी पल में भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। 2200 में से सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बचे थे। बाकी 1500 लोग उस ठंडे समंदर की गहराई में हमेशा के लिए खो चुके थे। बचने वाले लोग भी जिंदा तो थे, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात की चीखें, वो सन्नाटा, वो उन्हें जिंदगी भर सताने वाला था। सालों बाद जब इस हादसे की जांच हुई तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इंसानी लापरवाही और घमंड का नतीजा? क्यों जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी? क्यों चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह त्रासदी रोकी जा सकती थी? 1985 में जब आरएमएस टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट नीचे खोजा गया तो वहां का मंजर देखकर वैज्ञानिक भी सन्न रह गए। आज भी वहां जूते पड़े हैं, उसी तरह जैसे कोई इंसान अभी भी वहां खड़ा हो। वो जूते, वो खामोशी, उस रात की कहानी आज भी बयान करते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के सामने उसका घमंड कुछ भी नहीं है। और कभी-कभी एक छोटी सी गलती हजारों जिंदगियों की कीमत बन जाती है।